नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 15 फरवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। बीपीएससी 670 अगर देना चाह रहे हैं आप ढंग से तो सही समय यही है पढ़ने का। जनवरी से मई जून तक का आपके पास समय है। उसके पश्चात तो आप पीटी के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस में लग जाएंगे और रिवीजन में लग जाएंगे। ये समय मत गंवाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। अलग अलग एग्ज़ाम के फॉर्म भरकर ये समय भी निकाल लिया आपने तो न इधर के रहे न उधर के रहे। ध्यानपूर्वक एक एग्ज़ाम पर एकाग्र कीजिए खुद को और अच्छे से पढ़िए। जब मैं अच्छे से पढ़िए बोलता हूँ तो उसका तात्पर्य होता है 8 से 10 घंटे कम से कम समय निकालिए। जॉब में हैं आप तो आपको जितना समय मिलता है उसको यूटिलाइज़ करके पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। ओके। और आंसर राइटिंग को लेकर 2 ग्रुप चलता है अपना। एक तो है मेंस को टारगेट करके 70 बीपीएससी मेंस को लेकर, जिसमें मैं GS1 और GS2 के आपको आंसर राइटिंग करवा रहा हूं और निबंध लेखन भी होता है इसमें। उसके अलावा एक है NCERT, जिनको बेसिक से बिल्कुल भी लिखना नहीं आता वो NCERT ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और फीस दोनों का लगभग एक ही जैसा है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। NCERT ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं तो 6 मंथ का ऐड होइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको सारा कुछ कंप्लीट करवाऊँगा। अभी 6 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का कल सवाल दिया था मैंने, ठीक है। और उसके बाद से आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन का PDF दोनों ग्रुप में ही मिल जाता है। कोई भी आप लेते हैं, दोनों में से NCERT लेते हैं मेंस लेते हैं तो उसमें न्यूज़पेपर डिस्कशन आपका इंक्लूडेड होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट में भी डाल देता हूँ, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको ऐड कर दूँगा मैं। ओके, देखिए आज का हेडलाइन क्या है और आज का आर्टिकल जो है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। और हेडलाइन उससे पहले देख लीजिए कि अबू धाबी में प्रधानमंत्री महोदय ने कल BAPS एक संस्था है जिसका मंदिर वगैरह का पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है। इस संस्था के मंदिर का उद्घाटन किया है कहाँ पर, तो अबू धाबी में, UAE में। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा किस डेट को किया है, तो 14 फरवरी को किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा 14 फरवरी किया गया है, क्योंकि कई बार PCS में डेट भी पूछ लिया जाता है आपसे। तो प्रधानमंत्री महोदय गए थे कल वहाँ पर और उन्होंने किया है। उसके पश्चात अब कतर की यात्रा पर भी जाएंगे। कतर की यात्रा पर पता ही होगा आपको, कतर ने हमारे जो हमारे नेवी के ऑफिसर थे उनको छोड़ा गया है। तो उसके पश्चात भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वहाँ पर यात्रा पर जा सकते हैं। और उसके अलावा एक और न्यूज़ आज के हेडलाइन में कि चाइना अपने नागरिकों को जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC कहा जाता है, LAC के निकटवर्ती जो वैकेंट विलेज हैं, अलग अलग विलेज या विलेज क्रिएट करके LAC के निकट अपने नागरिकों को बसा रहा है। ये उसके आधिपत्य जताने का, क्षेत्रों को कब्जा करने का एक रणनीति है, जिसमें भूटान के सीमा के समीप भी उसने किया है, अपने अरुणाचल प्रदेश के सीमा के समीप भी करता है और नेपाल सीमा से लगे इलाकों में भी ये हरकतें करता है ये। ओके, तो उसके अलावा इसमें एक नाम दिया हुआ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, चाइनीज़ नेशनल्स हैव स्टार्टेड ऑक्युपाइंग सेवरल ऑफ देयर मॉडल जियांगकेंग बॉर्डर डिफेंस विलेज अक्रॉस इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे बॉर्डर लगते हैं चीन के साथ में, वहाँ पर इन्होंने अलग अलग जगहों पर गांव बसाकर उसमें लोगों को रखना शुरू कर दिया है, जिससे धीरे धीरे क्या होगा, उनका इन्फ्लुएंस उस एरिया में बढ़ता जाता है। भारत सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की हरकतें जब हो रही तो उसको किस प्रकार से काउंटर किया जाए। क्या कोई सरकार ने स्कीम लाया है? बिल्कुल लाया है। कौन सा है वो? तो वो है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गाँव के लिए अमित शाह जी ने पिछले साल शुरू किया था, जिसके तहत था कि भाई सीमावर्ती जो गांव हैं उनको सशक्त किया जाए, उनको और भी मजबूत किया जाए वहां पर, जिससे वो गांव की जनसंख्या बिल्कुल भी कम ना हो और गांव के लोग आत्मनिर्भर बने, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का हमारे लिए काम करें। ओके, अगला चलिए आर्टिकल डिस्कस करते हैं आज का आर्टिकल किसानों के आंदोलन से संबंधित है, लेकिन डिटेल आर्टिकल है। आपको पक्ष और विपक्ष के कुछ मुद्दे मुझे समझाने हैं, इसलिए उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, देखिए 13 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल आर्टिकल आया था, फार्मर्स बैक ऑन रोड टू दिल्ली। इसमें है कि MSP संबंधी कानून, सड़कों पर किसान आंदोलन के बारे में डिटेल में चर्चा किया गया है। MSP के बारे में कल मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था, उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी जोड़कर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि भाई भारत सरकार के लिए MSP को कानूनी गारंटी देना और MSP को बढ़ाना क्यों इतना आसान नहीं होने वाला है। 2 तरफ है, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, उसके बीच बैलेंस बनाकर चलना है भारत सरकार को। अगर वो ज़्यादा MSP देने की घोषणा करती है तो WTO में उसको जवाब देना पड़ेगा। और वर्ल्ड ट्रेड को कल मैंने आपको शब्द समझाया था कि वर्ल्ड ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने का आरोप लगा है भारत पर, और अगर MSP नहीं देती है गारंटीकृत या बढ़ाती नहीं है और भी फसलों तक नहीं ले जाती है तो फिर क्या होगा, किसानों का आंदोलन को झेलना पड़ेगा।
अब इस बीच से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें बात की गई है। पता ही है आपको हाल ही में क्या हुआ है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ में मार्च करना शुरू किया। उन्होंने दिल्ली चलो नारा के साथ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे हैं। मीडिया को लेकर आप कभी भी पक्ष और विपक्ष में मत बैठिएगा। आप बस अपनी खुली नज़रों से सोच समझकर फैसला लीजिएगा। लिखते समय कोई भी आपको बाइसनेस नहीं दिखनी चाहिए कि भाई किसानों को कुछ भी बोल दिया या सरकार के विरोध में कुछ भी लिख दिया। दोनों को बैलेंस करके आपको लिखना है। ओके। एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों के विरोध प्रदर्शन का प्राथमिक कारण है। इसके अलावा किसानों द्वारा स्वामीनाथन आयोग 2006 के अनुशंसाओं को लागू करने के साथ साथ कृषि ऋण माफी की भी मांग की जा रही है। इसके अलावा कुछ किसान संगठनों ने बोला है कि WTO से भारत सरकार को हट जाना चाहिए, जो कि आसान नहीं होगा इस मांग को मानना। और भी कुछ मांगे हैं जो मैंने आपको बताया था कि भाई पिछले साल जो किसान आंदोलन हुए थे उसके दौरान जो किसान मारे गए उनके परिवारों के लिए नौकरी वगैरह की भी मांग कर रहे हैं। एमएसपी के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि एमएसपी किसानों की उपज के लिए सरकार की ओर से गारंटी शुदा की कीमत होती है, लेकिन अक्सर बाजार में मंडी जिसको कहा जाता है, मंडी की अवधारणा बिहार और उत्तर प्रदेश में कमज़ोर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो है भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मंडी की अवधारणा कमज़ोर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सीमांत किसान ज़्यादा पाए जाते हैं जो निर्वाह कृषि करते हैं। निर्वाह कृषि का तात्पर्य होता है कि भाई जो उपजाया वो खा के ख़त्म कर लो, बेचने के लिए उनके पास कम होता है। बहुत कम ऐसे किसान होते हैं जो ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक पर सामान लाद कर मंडी पहुँचते हैं, बाजार समिति पहुँचते हैं और वहाँ बेचते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं, इसलिए मंडी की अवधारणा अपने यहाँ कमज़ोर है। इसलिए अपने यहाँ पर इस तरह के किसान आंदोलन आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़े किसान पाए जाते हैं और ये बड़े कृषक जब होते हैं तो ये बेचते सामान को कहाँ पर? मंडी में। अब इन्होंने सामान उपजाया, लेकिन मंडी में इनको एमएसपी होता तो है 11 रुपये, मान लीजिए 21 रुपये है, लेकिन चूंकि सप्लाई ज़्यादा हो जाता है एक मौसम विशेष में, इसलिए इनको ये 10 रुपये पर बेचना पड़ता है, 12 रुपये पर बेचना पड़ता है, 15 रुपये पर बेचना पड़ता है, जो कि एमएसपी से कम है। ठीक है, तो इसको लेकर ये मांग कर रहे हैं कि गारंटी होनी चाहिए कि भाई 21 रुपया जब लिख के दिया है तो 21 रुपया पर ही बिकेगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत में एमएसपी सरकार द्वारा निर्धारित एक मूल्य स्तर है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य प्राप्त हो सके। एमएसपी तो पता ही है आपको। एमएसपी के अंतर्गत शामिल फसलें, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको लग रहा होगा कि एमएसपी के तहत शामिल फसलों को हम क्यों पढ़ें, ये थोड़ी ना पूछेगा। आपका एग्जाम तो छोड़ दीजिए PCCS से, जो फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछता है। UPSC PT उठाकर देखिए, सॉरी शब्द थोड़े गलत निकल रहे हैं। UPSC PT का पेपर उठाकर देखिए, शायद 2020, 21 या 22 में एक पेपर में आपको दिखेगा जिसमें 7 से 8 फसलों के नाम लिखे हुए थे और ये पूछा हुआ है कि निम्न में से किस फसल पर MSP दी जाती है। UPSC का सवाल है, PT का सवाल है, आप उठाकर देखिए, आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं बोलूँगा एक नज़र मार के जरूर जाइएगा एग्जाम में, हो सकता है आपसे ही पूछा जा सके। ओके, अनाज में देखिए धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। दालों में चना, अरहर, तूर, मूंग, उड़द और मसूर। तिलहन में मूंगफली, रेपीसीड, सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी, इन सभी चीज़ों पर मिलता है। कच्चा कपास, कच्चा जूट ध्यान में रखिएगा, कच्चा कपास ध्यान में रखिए, कच्चा शब्द लगा हुआ है। खोपरा, नारियल का खोपरा, अपने यहाँ तो नहीं लेकिन दक्षिण भारत में इसका खूब ज़्यादा खेती होता है, तो नारियल के खोपरा पर भी MSP मिलता है। छिलका रहित नारियल, गन्ना और क्या है इसमें लिखा हुआ, VFC, वर्जीनिया फ्लूक्रूट, तंबाकू, इन सब पे भी MSP मिलता है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। कुछ फसलों को ध्यान में जरूर रखिएगा ताकि वहाँ पर आप एलिमिनेट कर सके। अब UPSC ने जो सवाल दिया था उसमें इसने कॉफ़ी की बात की थी, तो कॉफ़ी को तो आसानी से हटाया जा सकता था। एक ऑप्शन आप एलिमिनेट करते तो आपको मिल जाता पूरा का पूरा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में 23 फसलों का MSP अधिसूचित किया गया है, लेकिन खरीद गेहूं और धान के लिए की जाती है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारत सरकार जो PDS देती है, कोटा में जो बांटती है गेहूं चावल, उसको खरीदने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI जो है वो बड़े स्तर पर किसानों से MSP पर धान और गेहूँ खरीदता है। ओके, MSP गणना देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सरकार कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा सिफारिशों के आधार पर इसकी घोषणा करती है, CACP। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। CACP के बारे में कल जो मैंने आंसर पूछा था उसमें किसी बच्चे ने इसका जिक्र नहीं किया था, बहुत कम लोगों ने CACP की चर्चा की थी। जब आपसे MSP के बारे में पूछा जाता है, MSP क्या है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसको जरूर लिखा कीजिए। ओके, A2 किसी विशेष फसल के उत्पादन किसान की लागत, A2 + FL किसान की लागत और पारिवारिक श्रम का मूल्य, C2 एक व्यापक लागत जिसमें A2 FL लागत के साथ स्वामित्व वाली भूमि की अनुमानित किराए मूल्य तथा निश्चित पूंजी पर ब्याज, पट्टे पर ली गई भूमियों के लिए भुगतान किया गया किराया भी शामिल होता है C2 में। C2 एक बृहद अवधारणा है जिसमें A2 और FL तो जुड़ा ही होता है, साथ में पट्टे पर ली गई भूमि वगैरह का ब्याज भी जुड़ा होता है। सरकार दावा करती कि हम जो MSP देते हैं वो अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना का स्तर पर तय किया जाता है।
लेकिन वास्तविकता में क्या है, A2 प्लस FL का 1.5 गुना ही प्रदान करती है भारत सरकार। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इतना कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। E2 FL C2 को बस ध्यान में रखिए और आगे बढ़ जाइए। इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना समझना होता है। अगर कहीं पर दिक्कत आ रही तो इसको छोड़कर आगे बढ़ जाया कीजिए। ओके। MSP पर कानून की मांग क्या है? कृषि के वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना। MSP को कानूनी ढांचा प्रदान करने से यह गारंटी मिलती है किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य मिलता रहेगा, बाजार के उतार चढ़ाव से उनकी रक्षा होगी, उनके निवेश श्रम पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित होगा। MSP का पहला काम क्या है कि बाजार के उतार चढ़ाव से उनको सुरक्षित करना। लेकिन क्या वो वास्तविकता में सुरक्षित हो पाते हैं? आपने न्यूज़ में देखा होगा, सड़क पर दूर उड़ेल दिया, सड़क पर टमाटर फेंक दिया, सड़क पर लहसुन फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उनको सही दाम ही नहीं मिल पाया। 2 रुपये किलो लहसुन मिल पाता है उनको कितनी बार। तो इस कारण से MSP है तो बोलता भी है कि बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा करेंगे, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हो पाता है। MSP कृषि उपज का न्यूनतम मूल्य है जो कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि किसानों को यह भी नहीं मिलेगा तो वो कर्ज में डूब जाएंगे। किसानों पर कर्ज का बोझ कम करना MSP का एक उद्देश्य ये भी है। नाबार्ड की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार किसी किसान परिवार पर औसत कर्ज का बोझ 1 लाख रुपये से अधिक है। यह स्थिति तब है जब केंद्र और राज्य सरकारें 3.36 लाख रुपये की करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करती है। खाद पर, उसके बाद से भोजन पर, ट्रैक्टर पर, हर चीज़ पर सब्सिडी प्रदान करती है। तब भी देश के जो किसान हैं वो ऋण से ग्रसित हैं। ये किसका रिपोर्ट है? भारत सरकार की एक संस्था है नाबार्ड, उसी का रिपोर्ट है। किसानों पर कुल बकाया कर्ज 31 मार्च 2014 को 9.64 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 21-22 में 23.44 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यही सब डेटा फैक्ट मुझे आपको बताना था, जिसके कारण से मैं इस आर्टिकल को लेकर आया हूँ कि भाई अगर पूछा जाता है किसानों की समस्या वगैरह, उसमें आप लिख सकें इन चीज़ों को। नहीं पढ़ेंगे तो कैसे लिख पाएंगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MSP में न्यूनतम वृद्धि और घोषित MSP प्राप्त नहीं होने के कारण किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। अगला देखिए क्या है, यदि किसान को अपनी उपज के वादे किए गए MSP से कम कीमत पर बेचनी पड़े तो फिर MSP किसानों के लिए अर्थहीन हो जाता है। इसलिए MSP की कानूनी गारंटी जरूरी है। ये पक्ष में पॉइंट दिया गया है। किसानों की आजीविका में सहायता मिलता है इससे। देश के लगभग 50% आबादी जो है उसकी आजीविका कृषि और कृषि से जुड़े हुए उद्योग उस पर टिका हुआ है। अगर कृषि सेक्टर में लोग कमज़ोर हो जाएंगे तो बाकी उद्योग भी आपका कहीं कमज़ोर होगा ही होगा। आपको कोरोना का पीरियड याद कीजिए, जब प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी 3 क्षेत्र होते हैं इकोनॉमी के। सेकेंडरी और टर्सरी जो है सेवा सेक्टर और जो सेकेंडरी उत्पादन सेक्टर है वो दोनों कोलैप्स कर गया था। लेकिन कृषि जो है वो कोरोना में भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, प्राइमरी सेक्टर, और उसने ही देश की इकोनॉमी को उस समय संभाला था। जोखिम न्यूनीकरण, किसी भी व्यवसाय को अत्यधिक गर्मी, बाढ़, आग, पाला, असामयिक वर्षा, इतने सारे अप्रत्याशित कारक एवं जोखिम से नहीं जूझना पड़ता। किसान अपनी आय के बारे में अनिश्चित और आशंकित बने रहते हैं। कभी आपने सुना है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है? नहीं सुना होगा, है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही तो किसको नुकसान होता है? किसानों को। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग कौन सा है? तो कृषक वर्ग है, जो जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा सामना कर रहा है। जब जनवरी में बारिश होनी चाहिए तो दिसंबर में बारिश होनी चाहिए तो नहीं हुई। अब बारिश कब हो जाती है? फरवरी मार्च में, जब गेहूं की फसल काटने लायक हो जाती है। सारा का सारा बना बनाया 4 महीनों का जो फसल है वो कहाँ बिखर जाता है? खेत में बिखर जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए क्या है, प्राकृतिक आपदाएं के कारण भी उनका नुकसान होता है भारी स्तर पर। MSP को कानूनी ढांचे प्रदान करने से एक सुरक्षा जाल प्राप्त होगा उनको। क्या होगा कि हाँ, हमारे पीछे कोई खड़ा है, कानून की गारंटी लेकर खड़ा है, तो हम खुलकर उत्पादन कर सकेंगे, हमें उसका डर नहीं होगा। लेकिन एक पक्ष है ये, अभी दूसरा पक्ष भी मैं आपको बताऊंगा, नुकसान बताऊंगा MSP प्रणाली का। ठीक है। बाजार की खामियों को संबोधित करना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के सस्ता अनाज उपलब्ध कराने का भार केवल किसानों पर नहीं डाला जा सकता है। प्रायः स्थिति तब है कि जब किसान अपनी उपज कम कीमत पर बेच रहे होते हैं, तब भी उपभोक्ता उन्हें अत्यधिक दरों पर खरीद रहे होते हैं। यह स्थिति बिचौलियों के कारण बनाती है, जिन्हें विनियमित करने की आवश्यकता है। किसान ने बेचा गेहूँ 11 रुपये, 12 रुपये, 20 रुपये, और मार्केट में आटा कितने का मिलता है? 200-250 का 5 किलो मिलता है। अगर आपने देखा होगा तो ब्रांडेड कंपनियां जो हैं, तो कहाँ से आ गए भाई? इतनी कीमत कहाँ से आ गए? किसान को तो नहीं मिला। ठीक है। MSP को कानूनी ढांचा प्रदान करने से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से गारंटीकृत मूल्य मिल सकता है। कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगर उनको आय की सुरक्षा प्राप्त होगी तो वो अच्छे उपयोग करेंगे, अच्छे इनोवेशन को अपनाएंगे कृषि में। असमानताओं को हल करना, और शांता कुमार कमेटी, ये कमेटी MSP से जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी में से एक है। 2015 में निष्कर्ष दिया कि समर्थन मूल्य योजना से केवल 6% किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है, 94% को कोई भी MSP से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
अकेले 19-20 में ही गेहूं की कुल खरीद में केवल 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश की 85% हिस्सेदारी थी। पंजाब, हरियाणा और एमपी ने मिलकर भारत सरकार ने जितने एमएसपी के तहत गेहूं खरीदे उसका 85% यहीं से खरीदे हैं, क्योंकि उत्पादन यहीं पर सबसे ज़्यादा होता है। यूपी का नाम नहीं है इसमें, आपको दिख रहा होगा पंजाब, हरियाणा और एमपी का नाम है, जबकि यूपी गेहूँ उत्पादन टॉप पर रहता है ना। एमएसपी को कानूनी ढांचा प्रदान करने से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से एक सार्वभौमिक मूल्य की गारंटी प्रदान कर इन समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। एमएसपी को कानूनी ढांचा प्रदान कर केंद्रित किसान केंद्रित नीतियां गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, सामाजिक समावेशन में भी योगदान कर सकता है। इंक्लूसिव ग्रोथ में एमएसपी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि भाई देश के संसाधन का समुचित रूप से सभी तक आवंटन करना इंक्लूसिवनेस कहलाता है, कि भाई आखिरी जो व्यक्ति है उसको भी क्या मिले, सहूलियत मिल सके। ओके, अब देखिए अगला क्या है। अगला है चुनौतियां। एमएसपी को कानूनी ढांचा प्रदान करने प्रमुख चुनौतियां। पहला है वित्तीय बोझ। बहुत भारी स्तर पर भारत सरकार वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा एमएसपी को लेकर अच्छा खासा, और डब्ल्यूटीओ में भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तो सीमा है कि आप कितना ज़्यादा सब्सिडी दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते हैं। ओके, निवेश को हतोत्साहित करना। एमएसपी को कानूनी ढांचा प्रदान कर कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को विशेष रूप से एमएसपी के तहत शामिल फसलों के मामले में हतोत्साहित कर सकता है। निजी हितधारक उन क्षेत्रों में निवेश करने में संकोच कर सकते हैं जहां मूल्य निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप हो, जिससे नवाचार और आधुनिकीकरण के प्रयास सीमित हो जाएंगे। जहां पर सरकार मूल्य निर्धारित करेगी वहां पर निजी उपभोक्ता जो हैं, जो बाजार के स्तर पर मूल्य को निर्धारित करने की शक्ति रखते हैं, वो फिर पीछे हट जाएंगे, बोलेंगे कि हम यहाँ पर शामिल नहीं होंगे, दाम तो पहले से ही तय है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। जल संकट का गहराना। जैसे एमएसपी अभी मैंने बोला कि दिया तो जाता 23 फसलों पर, लेकिन सबसे ज़्यादा एमएसपी के तहत क्या खरीदे जाते हैं, धान और गेहूँ, जो दोनों जल संकट को काफ़ी बड़े स्तर तक उभार के रखते हैं, उसको बढ़ाते हैं। जल संकट के कारण से क्या होता है कि भाई भौम जल का बहुत ही ज़्यादा दोहन होता है। पंजाब और हरियाणा में गेहूं और धान उत्पादन के लिए जहां पर वर्षा भी कम होती है, वहां पर अत्यधिक स्तर पर भौम जल का दोहन किया जाता है। जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है पश्चिम बंगाल और बिहार, वहां पर, और जो उड़ीसा का इलाका है वहां पर तो होता ही है धान की कृषि, लेकिन पंजाब में चूँकि वर्षा कम होती है, हरियाणा में वर्षा कम होती, फिर भी यहाँ पर बड़े स्तर पर भौम जल का दोहन किया जाता है, और इससे क्या होता है, जल संकट गहरा जाता है। गैर एमएसपी फसलों की उपेक्षा होती है कहीं न कहीं, और इससे क्या होता है, खाद्य और सुरक्षा भी क्रिएट होता है, और क्या होता है, कुपोषण की समस्या भी क्रिएट होती है, क्योंकि धान और गेहूं उत्पादन से ही केवल लोगों का पेट भर सकता है, पोषण नहीं मिल सकता है। तो एमएसपी अगर अलग अलग फसलों पर मिलेगा और अलग अलग फसलों को खरीद को बढ़ावा देगी भारत सरकार, और किसी विशेष फसल पर एमएसपी कम करेगी, तो इससे क्या होगा, भोजन में जो थाली है आपका उसमें डाइवर्सिटी बढ़ेगा, और क्या होगा, कहीं न कहीं पर्यावरण को भी इससे फायदा पहुंचेगा। निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी होगी। एमएसपी को कानूनी ढांचा प्रदान करने से एमएसपी समर्थित फसलों के लिए उच्च खरीद मूल्य की स्थिति बन सकती है, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। भारत सरकार को नुकसान ही होगा कहीं न कहीं एमएसपी को गारंटी करने से। क्यों? क्योंकि दुनिया में हमारे जो सामान है वो महंगे बिकने शुरू होंगे, और उसका फ़ायदा पाकिस्तान और बांग्लादेश के उत्पादन को मिल सकता है। व्यापार विवाद भी इससे उत्पन्न हो सकता है, और कल मैंने व्यापार विवाद के बारे में आपको बताया था। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों मुद्दों को। ये पूरा आर्टिकल एमएसपी पर मैंने पक्ष के मुद्दे समझाए हैं आपको, और विपक्ष के मुद्दे समझाए हैं। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है कि इजरायली फोर्स बिगिन सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक इन लेबनान। अब देखिए, इजराइल है, उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसके साथ, तो गाजा पट्टी में स्थित हमास के साथ। हमास पता ही है आपको, विश्व स्तर पर कई सारे देश इसको आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन भारत सरकार ने हमास को अभी तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया है। हमास ने अटैक किया था अक्टूबर महीने में इजराइल पर, उसके बाद से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और अब लेबनान देश यहाँ पर है, जिसकी राजधानी है बेरूत। 2020 में यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर ब्लास्ट हुआ था बेरूत में, उसका लोकेशन मैं दिखाऊंगा अभी आपको, क्योंकि लोकेशन ही इंपॉर्टेंट है। तो अब लेबनान में एक संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। ये इतना मजबूत संगठन है कि लेबनान की सरकार भी इससे डरती है, बहुत बड़े स्तर पर। इसको ईरान का समर्थन प्राप्त है। लेबनान काफ़ी लंबे समय से घरेलू कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है। घरेलू स्तर पर इकॉनमी तबाह बर्बाद हो चुकी है। घर में ही उसके देश में ही अंदर में क्या चल रहा है, तो गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो इस घरेलू कॉन्फ्लिक्ट के कारण से वो जो वहाँ का शासन है, सरकार है, राज्य है, स्टेट है,
वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया। तो हिजबुल्लाह जैसे संगठन जो है वो काफ़ी बड़े स्तर पर मजबूत हो गए और उन्होंने इज़राइल पर आक्रमण भी किया, बहुत सारे स्ट्राइक भी किए हैं। अब उसका काउंटर स्ट्राइक कर रहा है कौन? तो इज़राइल। हिजबुल्लाह संगठन का नाम ध्यान रखिएगा कहाँ पर सक्रिय है, तो मिडिल ईस्ट में लेबनान में सक्रिय है ये। ओके, अब मैप देख लीजिए लेबनान का, और आपको मैं एक और मैप में होमवर्क भी दूंगा। कौन सा? तो पहले मैप देखिए। देखिए ये है लेबनान का मैप। लेबनान यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये बेरूत उसकी कैपिटल है, बेरूत। ओके, इसका बाउंड्री किसी से लगता है? तो सीरिया से। उसके अलावा यहाँ पर आपको इजराइल से इसका बाउंड्री दिखेगा। इस इलाके में कई बार ये पूछ लिया जाता है भूमध्य सागर से लगने वाले मिडिल ईस्ट के कौन कौन से देश हैं। इसमें सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है। ओके, इजिप्ट तो इधर अफ्रीका में मुख्य रूप से है। जॉर्डन का सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगता है, ये ध्यान रहेगा आपको। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। अब आपको करना क्या है, खुद से होमवर्क। जो मेडिटेरियन सी है, साइप्रस द्वीप दिख रहा होगा आपको, साइप्रस से इससे जलीय सीमा लगती है किसकी? तो लेबनान की। जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी के आस पड़ोस में कौन कौन से देश हैं, इसको ज़रूर देख कर जाइएगा एग्ज़ाम में। उसके अलावा लाल सागर में स्थित कौन कौन से देश हैं, ये भी देख कर जाना है आपको। मैपिंग सिखा रहा हूँ, मैपिंग किस प्रकार से की जाती है। उसके बाद से ये देखिएगा कि सीरिया जो है, जो देश न्यूज़ में रहते हैं उसके सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। इजराइल है, इजराइल के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। लेबनान का तो मैंने अभी बताया ही आपको। उसके अलावा देखिएगा कि तुर्की है, तुर्की के सीमावर्ती देश कौन कौन से रहते हैं। इसी प्रकार से मैपिंग की जाती है। जैसे यमन, यमन के हूती विद्रोही काफ़ी बड़े स्तर पर चर्चा में रहते हैं हमेशा ही, क्योंकि अटैक कर रहे हैं बार बार। तो आप ये देखिएगा कि यमन जो है, यमन किन किन देशों के साथ बाउंड्री लगाता है। मैपिंग इसी प्रकार से की जाती है, करेंट अफेयर पढ़ने के दौरान ही की जाती है। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस सामने जो मैप लगा हुआ है ना, उसमें देखिए कि भूमध्य सागर के तट पर कौन कौन से देश हैं, कितने देश एशिया के हैं, कितने देश अफ्रीका के हैं, कितने देश यूरोप के हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कई बार ये छोटे मोटे सवाल होते हैं, ये आपका मार्क्स स्कोर बूस्ट कर देते हैं कहाँ पर? तो पीटी एग्जामिनेशन में। और ट्रिक बना लीजिएगा कुछ कि भाई मेडिटेरियन सी के आस पड़ोस के देशों को याद करेंगे, क्या ट्रिक हो सकता है। एशिया के देश उसमें कौन कौन से शामिल हैं, अफ्रीका के कौन कौन से देश शामिल हैं, लाल सागर के आस पड़ोस के देशों का क्या ट्रिक हो सकता है। उत्तरी सूडान है लाल सागर पर कि दक्षिणी सूडान है लाल सागर पर, ट्यूनीशिया कहाँ पर स्थित है, लीबिया कहाँ पर स्थित है, ये सब देख कर जाइएगा। ओके, अगला देखिए न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ था आपके लिए जो वहाँ पर भी दिखाऊँगा। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ी इकॉनमी वाला देश, मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़े देशों में इसका नाम आता है, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और इंडोनेशिया में प्रोबोवो सुबियांतो ये इनका नाम है। इन्होंने लीड हासिल की है। कई बार जो दुनिया भर के लीडर हैं जो इलेक्शन जीत कर आए हैं या अपने आस पड़ोस के देशों के जो लीडर्स होते हैं उनके नाम स्टेट पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, प्रोबोवो सुबियांतो। ये क्या है? तो ये इंडोनेशिया में इन्होंने चुनाव जीता है। पहले रक्षा मंत्री थे और अब ये वहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रोबोवो सुबियांतो। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। छोटे छोटे फैक्ट एक एक दिन करके पढ़ते जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम से पहले पीटी मेंस दोनों का भी अच्छा खासा संतुलन बन जाएगा। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं, देखिए क्या है अगला न्यूज़ तो यही था। सुबियांतो ने जीत का क्लेम कर दिया है और हो सकता है कि ये क्या बन जाए, तो ये वहाँ के राष्ट्रपति बन जाएँ। अगला जो न्यूज़ है इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। क्यों? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी सरकार है? तो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गवर्नमेंट है अभी। ठीक है, हरियाणा में किसकी सरकार है? तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। उसके अलावा पंजाब में किसकी सरकार है? तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एएपी की सरकार है। अब जब किसानों ने अपना यात्रा शुरू किया दिल्ली चलोगा कहाँ से? पंजाब से। तो हरियाणा के बॉर्डर पर बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने रोका, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उन्होंने नहीं रोका। वो क्यों रोकेंगे? क्योंकि सेंटर में जो सरकार है उनकी विपक्षी सरकार है। अब सुनिएगा कि कहानी क्या है पूरा का पूरा। लेकिन केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया। देखिए, इंटरनेट बंद करने का फैसला जो होता है ये राज्य सरकारों के स्तर पर लिया जाता है। किसके स्तर पर लिया जाता है बंधुओं? तो राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने एक बड़ा ही अद्भुत से एक्ट का उपयोग करके पंजाब गवर्नमेंट को ये मजबूर किया कि अपने यहाँ पर कुछ जिलों में इंटरनेट को सस्पेंड करें। अब ये कैसे हो गया भाई? आम आदमी पार्टी की सरकार है, कैसे वो कर सकते हैं सस्पेंड, है ना? और जबकि वो तो विपक्ष की सरकार है वहाँ पर। हरियाणा में तो बीजेपी की गवर्नमेंट है तो इंटरनेट सस्पेंड कर सकते हैं।
लेकिन पंजाब में कैसे हो गया? तो एक अद्भुत सा एक्ट है जिसके बारे में थोड़ा सा भी समझाऊंगा आपको। वो है टेलीग्राफ एक्ट 1885। टेलीग्राफ एक्ट 1885 केंद्र सरकार को राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर ये सुविधा मुहैया करवाती है कि वो किसी भी फ़ोन को टैप कर सकती है, बंद कर सकती है, कनेक्शन को कमज़ोर कर सकती है, ये सब की सब सुविधा प्रदान करती है। इसके बारे में तो थोड़ा सा बताऊंगा ही आपको, लेकिन दरअसल में इससे पहले इसका उपयोग कब किया था भारत सरकार ने? तो 2019 में CA एक्ट, याद होगा आपको, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब पारित किया गया था, उसके पश्चात भारत सरकार ने इस एक्ट का यूज़ किया था। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिकमेंडेशन के आधार पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिकमेंड किया गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय के तहत ये संस्था काम करती है कि आप पंजाब के कुछ इलाकों में आपको इंटरनेट सस्पेंड करना चाहिए। उसके बाद से पंजाब के बहुत सारे इलाके, जो लगभग 20 पुलिस स्टेशन का एरिया जो है, उसमें इंटरनेट को सस्पेंड किया गया। तो ये एक्ट को कहाँ से भारत सरकार ने अधिकार प्राप्त किया? राज्य के सीमा में आने वाले इंटरनेट को रोकने का, जैसे बिहार में इंटरनेट रोकना है या नहीं रोकना है, बिहार का स्तर पर फैसला लिया जाता है सामान्य तौर पर, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ अधिकार होते हैं जिसका कभी कभार ही उपयोग किया जाए, तो उसका उपयोग किया गया है। तो 1885 के टेलीग्राफ एक्ट में थोड़ा सा आपको बस समझाऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप कर सकें उसको सॉल्व। ओके, चलिए देखते हैं। एक और चीज़ देख लीजिए उससे पहले कि 2017 में भारत सरकार ने इस टेलीग्राफ एक्ट में कुछ बदलाव किए थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2017 में कुछ बदलाव भी किए थे, जिसके तहत ये था द रूल फ्रेम्ड इन 2017 एम्पावर्ड द यूनियन होम सेक्रेटरी जो केंद्रीय जो गृह सचिव होते हैं, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और स्टेट होम सेक्रेटरी टू पास डायरेक्शन टू सस्पेंड टेलीकॉम सर्विस इंक्लूडिंग इंटरनेट। 2017 में भारत सरकार ने ये परिवर्तन किया था। ठीक है, अब इसी परिवर्तन के आधार पर अभी भारत सरकार ने क्या किया है, पंजाब में भी इंटरनेट बैन करने का फैसला लिया और वहाँ पर बैन करना पड़ा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस एक्ट को, थोड़ा सा बस 2 से 4 लाइन देखेंगे। देखिए क्या है, भारतीय टेलीग्राफ एक्ट अधिनियम काफ़ी पुराना है। यह कानून 1 अक्टूबर 1885 को पारित किया गया था, लागू किया गया था। हालांकि इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, बहुत बार संशोधन हुए हैं। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इस शब्दों को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है केवल केंद्र सरकार को, है ना, तो केवल शब्द के कारण गलत हो जाएगा स्टेटमेंट को। आपातकाल में पब्लिक को सेफ्टी को लेकर इमरजेंसी कंडीशन अगर बन गई है तो आपातकाल का वो सिचुएशन होगा, या लोक सुरक्षा के हित में। अब ये जो दोनों टर्म हैं, लोक सुरक्षा और आपातकाल, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। जब ये डिफाइन नहीं होगा तो क्या होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को शक्तियाँ ज़्यादा प्राप्त हो जाती हैं। के हित में फ़ोन संदेशों को प्रतिबंधित करने, आपका मैसेज भी रोक सकती है, उसे टेप करने, उसकी निगरानी करने का अधिकार हासिल हो जाता है और उसको रोकने का अधिकार हो जाता है। 2017 में केंद्र सरकार ने इसमें थोड़ा सा संशोधन करके ये डाल दिया कि गृह सचिव, सेंट्रल गृह सचिव और स्टेट के भी होम सेक्रेटरी, इन दोनों को ये अधिकार दिया कि आप अपने अपने क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को सस्पेंड करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है आपको। तो ये ध्यान में रहेगा आपको। 1885 का एक्ट पूरा समझ में आ गया, टेलीग्राफ एक्ट 1885। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ देखिए। क्या अगला न्यूज़ है, जो कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ाया था उसी का अगला भाग है। क्या है वो? मैंने आपको बताया था कि गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया है क्या, कि भारत और म्यांमार के सीमा पर जो फ्री मूवमेंट रिजीम है उसको सस्पेंड कर रहे हैं हम। अब वहाँ पर हम बारबंदी करेंगे, बार लगाएंगे, बॉर्डर को क्लोज करेंगे। अब इसी को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ है। मिजोरम और जो बाकी के नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनके यहाँ पर छोटे छोटे संगठन हैं बहुत सारे, उन लोगों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि अपने इस फैसले पर पुनः विचार करें। क्यों भाई, क्यों बोला है ऐसा? देखिए यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने बोला है कि ये जो आप बॉर्डर को बंद कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसको क्रिएट करेगा, जो हमारे कल्चरल जुड़ाव है ना, उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1643 किलोमीटर बॉर्डर जो है म्यांमार के साथ में, उस पर भारत सरकार ने फैसला लिया है कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बंद करने जा रहे हैं। क्यों बंद करने जा रहे हैं? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो अशांति है उसके पीछे कहीं ना कहीं माना जाता है कि सीमा पार से जो अलग अलग संगठन हैं वो इस अशांति को बढ़ावा देते आ रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय बॉर्डर। अब देखिए म्यांमार में आपको पता ही होगा गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो वहाँ से बहुत सारे विद्रोही अलग अलग गुट और हथियार और ड्रग्स, इन सभी का
निर्बाध रूप से आवाजाही होता है अपने नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में। जब बॉर्डर खुला हुआ है तो आना जाना काफ़ी ज़्यादा आसान है और इसके कारण से भारत के अंदर कहीं न कहीं हमारे देश के लिए असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। बीइंग ए सिग्नेटरी ऑफ यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट ऑफ इंडिजिनस प्लेसेस, देखिए ये क्या इसमें बोला गया है कि 2007 में एक यूएन ने डिक्लेरेशन जारी किया था, किसको लेकर, तो राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स डिक्लेरेशन 2007 यूएन का डिक्लेरेशन है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके तहत है कि इंडिया, चूँकि भारत ने इसका साइन किया हुआ है, तो क्या बोला गया है कि वुड हैव टेकन मेजर्स टू असर्ट द राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल हु आर डिवाइडेड बाय इंटरनेशनल बॉर्डर। जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रहने वाले स्वजातीय समूह के लोग होते हैं, अगर उनके बीच से कोई इंटरनेशनल बॉर्डर गुजर रहा है तो उस इंटरनेशनल बॉर्डर को क्लोज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका जो अपना कल्चर है, संस्कृति है, वो डिवाइड हो जाएगा उससे। ये किसका डिक्लेरेशन है, तो यूनाइटेड नेशन 2007 ईस्वी का डिक्लेरेशन है। ये डिक्लेरेशन कब पारित किया गया था, यही पूछ लिया जाएगा आपसे। इसमें बोला गया है कि इसका आर्टिकल 36 कहता है कि भाई क्या करना चाहिए कि लोगों को इस प्रकार से आप बांध कर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अभी वर्तमान की स्थिति क्या है, वर्तमान की स्थिति ये है कि भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर 16 किलोमीटर अंदर तक की आवाजाही निर्बाध रूप से है। 16 किलोमीटर अंदर तक वो भी आ सकते हैं, 16 किलोमीटर अंदर तक हमारे लोग भी जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि बॉर्डर की इस तरफ रहने वाले लोग और इस तरफ रहने वाले लोग लगभग में एक ही समान संस्कृति, एक ही समान विचारधारा, एक ही समान जातिगत समूह, एक ही समान जनजातीय समूह से बिलोंग करते हैं। उनके बीच वहाँ पर रोटी और बेटी का संबंध है, जैसे भारत और नेपाल के बीच में है ना रोटी बेटी का संबंध, मतलब भोजन और विवाह का संबंध तक ही है, इतना स्तर तक वो क्लोज से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब मिजोरम में भाग के आए बाहर से लोग, म्यांमार से भाग भाग कर आए, तो उनको लोगों ने वहाँ पर शरण दिया, रखा, खाना पानी सब कुछ मुहैया करवाया है। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्या है, ये जो अलग अलग कमेटी है इन संगठनों का, जिसमें सेंट्रल यंग मीजो एसोसिएशन, मीजो उपवाल एसोसिएशन मतलब सीनियर सिटीजन का है, उसके बाद से मीजो जिरलाई पवन, मिजरो स्टूडेंट यूनियन, ये अलग अलग यूनियन हैं। इन सभी के कमेटी ने बोला है कि एफएमआर फ्री मूवमेंट रिजीम हैड बीन ए क्रूशियल मैकेनिज्म इन मेंटेनिंग इथनिक एंड कल्चरल लिंकेज बिटवीन द पीपुल ऑफ जो इथनिक ग्रुप, जो कहाँ पर होते हैं, तो मिजोरम में होते हैं, और दोनों साइड के जो निवासी हैं मिजोरम बॉर्डर के आसपास में, उनके बीच में इथनिक और कल्चरल लिंकेज में फ्री मूवमेंट रिजीम जो है सबसे अहम भूमिका अदा करता है। कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर के द्वारा डिवाइडेड तो हैं, लेकिन सच में डिवाइडेड नहीं थे। क्यों? क्योंकि बीच में कोई बॉर्डर बंद करके एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको पूरा का पूरा। एफएमआर समझ में आ गया होगा, फ्री मूवमेंट रिजीम समझ में आ गया होगा, यूएन का 2007 का डिक्लेरेशन भी आपने समझ लिया होगा। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अगले न्यूज़ पर हम चलते हैं। अगला न्यूज़ है आपका, केरल सरकार के जो विधानसभा है उसने भारत सरकार से गुजारिश की है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है उसमें परिवर्तन किए जाएं। कुछ दिन पहले मैंने आपको न्यूज़ समझाया था कि वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट केरला के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट को प्रभावित कर रहा है। काफ़ी बड़े स्तर पर लोगों की मृत्यु भी हो रही है, जानवरों को भी नुकसान हो रहा है। इसके कारण से केरल के गवर्नमेंट ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि कृपया करके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बेहद इम्पोर्टेंट और बेहद सख्त कानून भारत का, इसमें परिवर्तन करके कुछ हमें अधिकार दिए जाएं, जिससे हम क्या कर सकें, उनको लोकल स्थल पर टैकल कर सकें। ऐसा ना हो कि जानवर इंसान की मृत्यु का कारण बन रहा है और सरकार कोई फैसला भी ना कर सके। उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है, तो कारण है एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन, अंधाधुंध वनों की कटाई, डेवलपमेंट के नाम पर वनों का उन्मूलन, ये कुछ विशेष कारण हैं। और ये भी बताया था कि पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट में केरल का योगदान इकोलॉजिकल रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी पार्क सब कुछ एग्जिस्ट करता है। कहाँ पर? तो केरल राज्य में। तिरुवनंतपुरम पता ही होगा आपको, भगवान विष्णु का शहर कहा जाता है तिरुवनंतपुरम को। केरल को भगवान का देश कहा जाता है, गॉड ऑन कंट्री। चलिए देखते हैं, उसके बाद से इस एक्ट को भी हम लोग देखेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया गया था। जंगली जानवर, एक एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जंगली जानवर, पौधों
विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण, उनके आवास के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार, विनिमय और नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। कौन? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 2022 ईस्वी में इसमें बड़े स्तर पर संशोधन किया गया, तो उसको भी ध्यान रखना है, संशोधन को भी। लेकिन आज मूल एक्ट को हम लोग कवर करते हैं कि मूल एक्ट क्या है इसमें। ओके, देखिए इसमें क्या है। यह अधिनियम उन पौधों, जानवरों का अनुसूचित को भी सूचीबद्ध करता है जिन्हें सरकार द्वारा अलग अलग स्तर की सुरक्षा तथा निगरानी प्रदान की जाती है। वन्यजीव अधिनियम ने साइट्स, वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कन्वेंशन में भारत के प्रवेश को सरल बना दिया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर वन्यजीव संरक्षण 1972 के दायरे में नहीं आता था, लेकिन अब पुनर्गठन अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, पता ही है क्यों? क्योंकि धारा 370 वहाँ पर लागू था। वन्यजीव अधिनियम हेतु संवैधानिक प्रावधान 42वें संशोधन 1976 के तहत वन एवं वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। आपका पीटी फैक्ट में बेहद इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखिएगा इसको। संविधान का अनुच्छेद 51 1A(g) में कहा गया है, मूल कर्तव्य में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होगा। डीपीएसपी में भी इसकी चर्चा की गई है, भाई पर्यावरण का रक्षा करेंगे हम लोग। 48A में ये बात की गई है। अधिनियम के तहत अलग अलग अनुसूचियां हैं। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 में शामिल किया गया कुछ चीज़ों को। इनमें उन लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया गया जिन्हें सर्वाधिक संरक्षण की आवश्यकता है। अनुसूची 1 में प्रायोरिटी लिस्ट 1, जिनको सबसे पहले संरक्षित करना है, जिनके समक्ष सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। अनुसूची 1 में जो जीव शामिल हैं या पेड़ पौधे शामिल हैं, अगर आपने उनको नुकसान पहुँचाया तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे कठोर दंड दिया जाएगा। नो मैटर आप देश के राजा हैं या क्या हैं, आपको भीषण दंड का सामना करना पड़ता है। अगर इसमें शामिल जीव जंतुओं का अगर आपने छेड़ भी दिया ना, तो भी बड़ा इस पर कानूनी ढांचा इसका बड़ा कठिन है। इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों को पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है, सिवाय ऐसी स्थिति कि जब वे मानव जीवन के लिए खतरा हो अथवा वो ऐसी बीमारी से पीड़ित हों जिसका ठीक हो सकना संभव ही नहीं है। जब मानव जीवन के लिए खतरा बन जाएगा तो हम उनको गोली मार सकते हैं, बाकी समय आप उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अनुसूची 1 के सूचीबद्ध कुछ जानवरों में कृष्णमृग, काला हिरन, जिसके एक केस में सलमान खान फंसा हुआ है, काला हिरन है ना, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, हिमालयन भालू, एशियाई चीता, ये सब शामिल हैं। इनको आप छू भी नहीं सकते हैं। अनुसूची 2, इस सूची के अंतर्गत आने वाले जानवरों को भी उनके संरक्षण के लिए उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें उनके व्यापार पर प्रतिबंध आदि शामिल है। अनुसूची 2 के तहत सूचीबद्ध कुछ जानवरों में असमिया मकाक, हिमालयन काला भालू और भारतीय नाग, इंडियन कोबरा शामिल हैं। इसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। 3 और 4 में जानवरों की वे प्रजाति जो संकटग्रस्त नहीं हैं, उन्हें अनुसूची 3 और 4 के अंतर्गत शामिल किया गया। इनमें प्रतिबंधित शिकार वाली संरक्षित प्रजातियां शामिल हैं, लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिए दंड पहले 2 अनुसूचियों की तुलना में बहुत कम है। अनुसूची 3 में जो जानवर शामिल हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? इसमें चीतल, उसके बाद से भरल, हिमालयन नील भेरा, लकड़बग्घा और सांभर शामिल हैं। ओके, अनुसूची 4 के तहत संरक्षित जानवरों में राजहंस, खरगोश, बाज, किंगफिशर, मैगपाई और हरसुसु कैबक वगैरह शामिल हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग अनुसूचियां हैं। अनुसूची 5, इस अनुसूची ऐसे जंतु शामिल है जिन्हें वर्मीन या परोपजीवी कहा जाता है, छोटे जंगली जीव जो रोग का परिसंचरण करते हैं तथा पौधे और भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। इन जानवरों का शिकार किया जाता है। इनमें जंगली जानवरों केवल 4 प्रजातियां शामिल है, कौवा, फल, चमगादड़, चूहा और मूसक शामिल है। ओके, अगला है अनुसूची 6, इसमें पौधे की वो किस्में शामिल हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक निर्दिष्ट पौधों की कृषि में नियमन प्रदान करता है और इस पर स्वामित्व, इसकी बिक्री और परिवहन को नियंत्रित किया जाता है इसके तहत में। ओके, अनुसूची 6 के तहत संरक्षित पौधों में बोडोडोम्स, भारतीय मूल का पौधा, ब्लू वांडा, रेड वांडा, ये सब पौधे इसमें शामिल हैं। निर्दिष्ट पौधों की कृषि और व्यापार दोनों ही निपुण प्राधिकारी के पूर्व अनुमति से किए जा सकते हैं, पूर्वानुमति से किया जा सकता है। और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सवाल बनाना होगा तो अनुसूचियों से सवाल पूछा जा सकता है आपसे। अब इसी एक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सबसे पहला एक्ट बना था। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग संगठन बनाए गए इसी एक्ट के तहत में। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया, राज्य वन्यजीव बोर्ड, केंद्रीय जैविक उद्यान जो जू वगैरह आप देखते हैं, उसका भी नियमन इसी एक्ट के तहत में 1972 के एक्ट के तहत ही किया जाता है। ये सब कुछ ध्यान में रहेगा। अभी केरल गवर्नमेंट ने मांग किया है कि जो लोकल स्तर पर ऑफिसर होते हैं उनको ये अधिकार दिया जाए कि वो अगर कोई जानवर इंसानी जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको टैकल करने के लिए, उसको मारने का या उसको भगाने का अधिकार किसको दिया जाए? तो लोकल स्तर के ऑफिसर को दिया जाए। अब देखिए इसमें संशोधन होता है या कि नहीं होता है, इसको हम लोग आगे वाले वीडियो में देख लेंगे। 2022 ईस्वी का जो संशोधन है उसको मैं अगले वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आपके लिए, देखिए। अगला न्यूज़ जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। नेवी का एक बहुत ही बड़ा
अभ्यास, जिसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है मिलन, MILAN। ये अभ्यास शुरू होने वाला है, जिसमें 51 देश और 11 हेड ऑफ मैरीटाइम एजेंसी जो अलग अलग दुनिया में काम करती हैं, उसके अलावा 51 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्या नाम है इस अभ्यास का? तो मिलन अभ्यास इसका नाम है। ये अभ्यास कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? भाई अगला सवाल ये पूछ सकता है। तो विशाखापत्तनम के पास में इसका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इसको, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। 51 कंट्री में बहुत सारे देश शामिल हैं। अगर आप देखना चाहें तो बहुत सारे यहाँ पर आपको नाम दिख जाएंगे, जिसमें कनाडा, स्पेन, जर्मनी, इटली, इराक, यमन और ये सब के सब शामिल हैं। और इस अभ्यास में एंटी पायरेसी ऑपरेशन ये सभी कंडक्ट किए जाएंगे। मुख्य रूप से मिलन अभ्यास को बस ध्यान में रखिएगा, ये कई बार पूछ लेता है आपसे, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। अलग अलग न्यूज़ को हमने कवर किया है। अगले वीडियो में और आज का भी कोई न्यूज़ अगर बाकी होगा तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।